बिहार के 16 जिलों में आंधी से आई तबाही में 33 की मौत। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान से व्यापक नुकसान हुआ है। आंधी पानी के कारण राज्य में 33 लोगों की मौत पर सीएम ने शोक व्यक्त किया। पानी बारिश और आंधी वज्रपात से व्यापक नुकसान हुआ है। गुरुवार को आंधी और वज्रपात से 33 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें बिहार के 16 जिलों में हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के लिए गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप तक इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख अनुदान देने का निर्देश दिया है। बिहार में आंधी बारिश और वज्रपात से तबाही, अब तक 33 की मौत। राज्य में आंधी पानी से 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख अनुदान अविलंब भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा राज्य भर फसलों और आवास के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार भागलपुर में सबसे ज़्यादा 7 मौतें बता दें कि आंधी और वज्रपात से भागलपुर में 7, मुजफ्फरपुर में 6, सरन और लखीसराय में 3, मुंगेर और समस्तीपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं जहानाबाद, खगड़िया, नालंदा, पूर्णिया, बांका, बेगूसराय, अररिया, जमुई, कटिहार और दरभंगा में 1-1 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंधी और वज्रपात से घरों और फसलों की क्षति का आकलन करने का निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि गिरा क्षति का आकलन आपदा प्रबंधन विभाग एवं फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश कृषि विभाग को दिया गया है। सीएम ने अवलंब प्रभावित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सजग रहने की अपील। सीएम ने कहा कि आंधी के कारण पेड़ गिरने से कुछ जगहों पर आवागमन बाधित हुआ है। अविलंब उसे क्लियर कराने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से समय समय पर जारी के सुझाव का अनुकूलन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। देश में कोरोना के 2,323 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों ने गंवाई जान। 15,000 से कम हुए एक्टिव केस। देश में कोरोना वायरस के रोजाना नए मामले में 2,000 के आसपास आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज शनिवार को जारी नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,323 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान कोरोना 25 मरीजों की मौत भी हो गई। इस बीच भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामले की संख्या 15,000 से कम हो गई है और अब यह संख्या घटकर 14,996 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में 2,323 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल संक्रमणों की संख्या 4,31,000 कुल संक्रमणों की संख्या 4,31,34,145 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मरीजों के लगातार ठीक होने से अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 14,996 हो गई है। हालांकि इस दौरान 25 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इन मौतों के बाद देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की कुल संख्या 5,24,348 हो गई है। सरकार के आदेश के 36 घंटे बाद जागे जिम्मेदार, दिन भर चलती रही डग्गे मार। गोरखपुर ब्यूरो दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने जब आरटीओ अनीता सिंह से बात की तो उन्होंने बताया शासन का आदेश है कि कहीं भी अनाधिकृत रूप से वाहन सड़क पर नहीं खड़े होने चाहिए। इस आदेश के बाद से ही ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया गया। इसके लिए रेलवे स्टेशन रोड और बस स्टेशन रोड से शुरुआत की गई। वहीं एसपी ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने निरंतर अभियान चलाकर अवैध टैक्सी स्टैंड पर कार्रवाई की बात कही। सीन 1 निर्मल टैक्सी स्टैंड। जब डीजे आई नेक्स्ट की टीम नॉर्मल टैक्सी स्टैंड के पास पहुंची तो वहां मौके पर जीप ऑटो वालों की भरमार दिखाई दी। सवारी भरते हुए ड्राइवर व खलासी नजर आए। एक ड्राइवर ने बताया पिछले कई साल से वह जीप का संचालन कर रहे हैं। खजनी और कौड़ीराम क्षेत्र के लिए सवारी भरते हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिसकर्मी भी नजर आए, लेकिन किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी।
रुस्तमपुर ढाला टीम जब रुस्तमपुर ढाला पहुंची तो वहां भी रोज़ की तरह ऑटो वाले बेहतरीन तरीके से अपनी वाहनों को खड़ी कर सवारी भरते हुए नजर आए, जबकि पुलिस चौकी भी चौराहे पर ही है, लेकिन पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक को लेकर जागरूक नहीं दिखे। दोपहर के वक्त जाम के जाम से लोगों को गुजरना पड़ा। धर्मशाला चौराहा धर्मशाला बाजार से गोरखपुर पीपीगंज असूरन मेडिकल कॉलेज सहित अन्य जगहों के लिए सवारियां मिलती हैं। यहां पर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले टेम्पो ओवरब्रिज के नीचे खड़े नजर आए, जबकि गोरखनाथ होकर बरगदवा पीपीगंज की तरफ जाने वाली ऑटो भी सवारी भर रहे थे। कुछ दिनों पूर्व अभियान चलाकर अवैध टेम्पो स्टैंड हटवाए गए थे, लेकिन अब दोबारा टेम्पो खड़े होने लगे। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले प्रोफेसर रतनलाल को जमानत, जाने कोर्ट में क्या क्या हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग मिलने के दावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के कथित शिवलिंग मिलने के दावे पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया। रतनलाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और कुछ प्रोफेसरों ने प्रदर्शन भी किया। CMM सेंट्रल सिद्धार्थ मलिक की कोर्ट में शनिवार को पुलिस और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बात चली। दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट में 30 मिनट तक का वक्त लिया और आदेश सुरक्षित रख लिया था। बाद में कोर्ट ने 50,000 के नीचे मुचलके पर रतनलाल को जमानत देने का फैसला सुनाया। जिरा के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा आरोपी की न्यायिक हिरासत चाहिए, हालांकि कोर्ट उनकी मांग खारिज कर दी। कोर्ट में क्या क्या हुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक पढ़े लिखे आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये केवल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, बल्कि उसे यूट्यूब में भी डालने कहा जा रहा था। आरोपी आगे ऐसी गलती न करें, इसके लिए पुलिस उसे बिना नोटिस दिए CRPC 41A के तहत गिरफ्तार कर सकती है। जज ने कहा कि सोशल मीडिया में पोस्ट कब किया गया, आगे अगर उस सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जाएगा तो क्या हर बार नया अपराध माना जाएगा। पुलिस केवल यही पोस्ट नहीं बल्कि आरोपी यूट्यूब पर भी अपने पोस्ट को सही ठहराया। जज ऐसे कितने वीडियो हैं। पुलिस 2 वीडियो हैं। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। रतनलाल के वकील यहाँ कोई केस नहीं बनता है। गिरफ्तारी छोड़िए, इसके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होनी चाहिए। अभी तक सोशल मीडिया पोस्ट में कोई हिंसा नहीं हुई है। ऐसे अमित शाह बोले अगले साल तक सुलझ सकता है असम और अरुणाचल सीमा विवाद। मलिक PTI केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद अगले साल तक सुलझने की संभावना है। पूर्वोत्तर के उग्रवाद मुक्त बनाने की कोशिश चल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों के दौरान क्षेत्र के 9,000 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश के रामकृष्ण मिशन के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बोडोलैंड की समस्या का समाधान हो गया है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा संबंधी 60% मुद्दों को भी सुलझा लिया गया है। केंद्र सरकार क्षेत्र में शांति और विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अरुणाचल प्रदेश के और असम की सरकार ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के सौहार्दपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन के स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत पुरानी है, पर किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी जो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके परमहंस रामकृष्ण को। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में पश्चिमी हथियारों की बड़ी खेप को किया नष्ट, रक्षा मंत्रालय। लंदन राइटर रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में लगातार भारी बमबारी कर रहा है। इस बीच रूसी सेना ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन में जाइटामीर क्षेत्र कवी के पश्चिम में पश्चिमी हथियारों की एक बड़ी खेप समुद्र से लॉन्च की गई कालिब क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर नष्ट कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एयर स्ट्राइक में नष्ट किए गए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में भेजे गए हथियारों और सैन्य उपकरणों का एक बड़ा
बैच निकला। यह पूर्वी डोनबास क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के लिए भेजे गए थे, जहां फिलहाल रूस और यूक्रेन की लड़ाई केंद्रित है। रूसी सेना में कई पोस्ट पर हमला। हालांकि समाचार एजेंसी राइटर्स ने स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की सत्यापित नहीं किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि रूसी मिसाइलों ने काला सागर तट पर ओडेसा के पास ईंधन भंडारण सुविधाओं पर हमला किया था और दो यूक्रेनी Su-25 विमान और 14 ड्रोन को मार गिराया था। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूस ने कई यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर हमला किया था। रूस ने 24 फरवरी के आक्रमण के बाद से पश्चिमी देशों में यूक्रेन के हथियारों आपूर्ति बढ़ा दी है और रूस की सेना लगातार उन्हें रोकने और नष्ट करने की कोशिश कर रही है। मॉस्को का कहना है कि के लिए पश्चिमी हथियारों की डिलीवरी और रूसी अर्थव्यवस्था के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाना संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा छंद युद्ध के भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का दूसरा मामला दर्ज तमिलनाडु में पाया गया। कई देशों में कहर बरपाने वाला ओमिक्रॉन के बीच 4 सब वेरिएंट भारत भी दस्तक दे चुका है। हैदराबाद के बाद भारत में इसके दूसरे केस की पुष्टि की है। नया मामला तमिलनाडु का बताया जा रहा है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने एक बयान में कहा कि राज्य में ओमिक्रॉन के BA.4 उप संस्करण के एक मामले की पुष्टि की गई है। भारत में रिपोर्ट किए गए BA.4 सब वेरिएंट का यह दूसरा मामला है। मौलवी फारूक और लोन की बरसी पर बंद रहा कश्मीर, लगाई गई धारा 144। पुराने शहर में नौहट्टा, खानियार, रैनावाड़ी में एमआरगंज और सफ़ा कदल में धारा 144 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदार धाड़े ने किया था बंद का आह्वान। जम्मू मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन की बरसी पर कश्मीर आज बंद रहा। बंद का आह्वान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदार धड़े ने किया था, जिसकी अध्यक्षता मीरवाइज उमर फारूक करते हैं। पुरानी शहर में नौहट्टा, खानियार, रैनावाड़ी, एमआरगंज और सफ़ा कदल में प्रतिबंध लगाए गए थे, जबकि अन्य इलाकों बंद का आह्वान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदार धड़े ने किया था। मौसूमा और कालखद में आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर पुराने शहर के 5 थाना क्षेत्र में CRPC की धारा 144 के तहत पाबंदियां लगाई गई थी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल तैनात किए गए हैं। ईदगाह पर उलगाववादियों को रैली निकालने से रोक लिए। सफ़ा कदल, रैनावाड़ी, नौहट्टा, एमआरगुंड और खानियार थानों में बड़ी संख्या में पुलिस अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि नौहट्टा, गोजवारा और रजौरी कदाल सहित शहर के कई हिस्सों में अधिकतर दुकानें बंद रही। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि इन इलाकों के साथ साथ शहर में बाकी हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के अन्य हिस्सों में सहित बाकी जिलों में दुकानें और कारोबारी प्रतिष्ठान ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल 9.50, डीजल 7 रुपये हुए सस्ता। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को 200 रुपये की मिलेगी सब्सिडी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों की मदद मिलेगी। हम पेट्रोल पर भी केंद्रीय उत्पादन शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। स्टील के कच्चे माल पर भी घटिया आया शुल्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं। यहाँ हमारे आयात निर्भरता अधिक है। स्टील के कच्चे माल पर भी आयात शुल्क कम किया जाएगा। हालांकि कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सीमेंट की लागत को कम करने की हो रही कोशिश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि सीमेंट की उपलब्धता में सुधार और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स के जरिए उपाय किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार कर रहा था हमले। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इन राहतों का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हमले किए जा रहे थे। कांग्रेस बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए लगातार सरकार को घेर रही थी। कीमतों के बढ़ने
की जताई जा रही थी आशंका। गौर करने वाली बात यह भी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब तमाम मीडिया रिपोर्टों में तेल कंपनियों को भारी घाटा होने के चलते डीजल पेट्रोल और की कीमतों को बढ़ाने की आशंकाएं जताई जा रही। 10,000 से ज़्यादा सैलरी पाने वालों के रद्द होंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। देश के तमाम राज्यों में गरीब लोगों को बेहद कम दामों पर राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य होता है। लेकिन बीते लंबे समय से लाखों अपात्र लोग फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड के जरिए सरकारी की राशन योजना का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों को राशन रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों को राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जो इसके लिए पात्र नहीं है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में राशन कार्ड की जांच की आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने इन सभी राशन कार्डों की जांच कर रद्द करने के आदेश दिए हैं जो राशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं। बिहार में 31 मई तक चलेगा जांच अभियान। फर्जी राशन कार्ड को लेकर बिहार सरकार ने अपात्र लोगों को फर्जी राशन कार्डों की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार के निर्देश में कहा गया है कि राज्य में उन सभी लोगों को राशन कार्ड की जांच की जाएगी जो राशन योजना के लिए पात्र नहीं है। जांच में अपात्र पाए जाने वाले के बाद उन सभी लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार के खास सचिव ने बताया कि पूरे प्रदेश में गलत तरीके से बनाए गए राशन कार्डों के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है जो 31 मई 2022 तक जारी रहेगा। इसके लिए बिहार के सभी डीएम को निर्देश भी दे दिए गए।